ठीक है। एनसीईआरटी के पूरे अध्याय को आप अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख लेते होंगे, लेकिन देखिए किताब में जो चीज़ें रहती है ना, वो चीज़ें आपको यूट्यूब से नहीं मिलेगी। ये किताबें में जो जो जानकारियाँ हैं, जो जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, वही सब एग्जाम में आते हैं, जो आपको इतने सारे एग्जाम में पता चल चुका होगा। इसलिए एनसीईआरटी के अच्छे से मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको सुनते रहिएगा। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल और क्षारक के कारण होता है। देखिए, भोजन खट्टा है कि कड़वा है, ये उस भोजन में जो उपस्थित अम्ल या क्षारक होता है ना, उसके कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लिया अम्लता अम्लता से पीड़ित है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? ठीक है। उपचार बताते समय आप किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए, अम्ल होगा तो नीला लिटमस को लाल कर देगा, अगर क्षार होगा तो ये लाल लिटमस को नीला कर देगा, ना अपोजिट हो जाता है। ठीक है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, इस प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सफेद कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग लाल हो जाता है, भूरा से लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वो फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संशोधित जैसे मिथिल ऑरेंज एवं फिनोल फथेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे और हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें आता है, क्या आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, लिटमस बिलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस होता है, लिटमस बिलियन, वो बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है, प्रायः इससे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस बिलियन जब न तो अम्लीय होता है, न ही क्षारकीय होता है, ठीक है, तब ये बैंगनी रंग का होता है। लिटमस विलियन जब न अम्लीय होगा और न क्षारकीय हो, तब ये बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया तथा जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक ही कहते हैं। क्या, ये सब प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये देखिए क्रियाकलाप दिया गया है, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझने के लिए जो क्रियाकलाप है 2.1 में क्रियाकलाप है। इसके नीचे लिखा हुआ है कि रंग में परिवर्तन के द्वारा हम यह सूचक हमें बताते हैं कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इनमें कुछ सूचक की जांच करना है, तो ये क्रियाकलाप 2.1 में है, आप देख सकते हैं। अपेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है। तो अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये सब क्रियाकलाप दिया हुआ है। ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया अम्लजोलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच हो रही है। ठीक है। देखिए, ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है, एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, अम्ल प्लस धातु का अभिक्रिया हम कराते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है। इस अपक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, 2NaOH AQ प्लस ZnS Na2ZnO2S प्लस H2G।
आप देखेंगे अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ठीक है। अब क्या है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं 2.2 पिक्चर में कि इसमें क्या हो रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जा रहा है। ठीक है। इसमें प्रश्नली ए और प्रश्नली बी जो दिया हुआ है, इसमें फॉर्मूले दिए हुए हैं कि जो क्रियाकलाप में जो अभिक्रिया होता है ना उसका दिया गया है। इसमें लिखा है कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी से हम लोग प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या अवक्षेप प्राप्त होता है। CaOH2 एक प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2, ये हमें प्राप्त हो रहा है अवक्षेप। ठीक है। और एक और है कि अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। तो ये सब हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं। देखिए, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल का क्रिया कराएंगे तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की प्राप्ति होती है। अब अगला पॉइंट है अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि आप पर्सनली में 2 ml NaOH का घोल लीजिए, इसमें 2 बूंदे फिनॉल फतेलीन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या है, इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया। अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फथेलीन का रंग क्यों बदल गया। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदे मिलाइए। क्या फिनोल्फथेलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया। आपके विचार से ऐसा क्यों होता है। इस क्रियाकलाप में हमने ये परीक्षण किया है कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव होता है, क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है। ये फॉर्मूला दिए। अम्ल एवं क्षारक के विक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समानता उदासीनीकरण अभिक्रिया इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। क्षारक प्लस अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्लस जल की प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। इसमें करना क्या है कि बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए, हिलाते हुए इसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। विलन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। ठीक है, ये क्रियाकलाप है। आप देखेंगे कि विलन का रंग नीलहरित हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलन का रंग नीलहरित अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली समान अभिक्रिया को इस प्रकार देख सकते हैं। धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल की प्राप्ति होती है। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर इसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अगला पॉइंट है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्रियाकलाप 2.5 नहीं से आगे है। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो चूने का पानी होता है के बीच अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है। सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता है, यह सवाल आता है। हमने देखा है कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है। हमने क्रियाकलाप में देखा है कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। और एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। एक जांच कर सकते हैं क्या हाइड्रोजन युक्त जो सभी यौगिक होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो इसमें क्रियाकलाप 2.8 में देखिए क्या दिया हुआ है कि ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। और चित्र 2.3 के अनुसार 2.3 देख लीजिए पिक्चर, जिसमें जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन
करता है, ये कह रहा है इस पिक्चर में। इसके अनुसार किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब और स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, कि दोनों टर्मिनल, जो दोनों टर्मिनल है के साथ एक बल्ब जुड़ा हुआ है और एक स्विच जुड़ा हुआ है, ठीक है, जोड़ दिया गया है। अब बीकर में थोड़ा सा तनुज HCl डाल के विद्युत धारा प्रभावित कीजिए। जो HCl धारा गया है प्रभावित कीजिए। इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। आपने क्या परीक्षण किया? इन परीक्षणों को ग्लूकोज और एल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराइए। आपने क्या परीक्षण किया? बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? पहले ग्लूकोज के साथ, फिर एल्कोहलिक विलयन के साथ, ऐसा कीजिए। क्या बल्ब दोनों स्थिति में जलता है? देखिए, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, और जैसा कि 2.3 में दिखाया जा रहा है। परंतु आप ये देखेंगे ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में धनायन H+ और ऋणायन जैसे HCl में Cl माइनस, HNO3 में NO3 माइनस, CH3COOH में CH3COO माइनस, NH2SO4 में SO4 2 माइनस होते हैं। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के नाम से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगला पॉइंट है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। इसमें लिखा हुआ है पिक्चर, देखिए, HCl गैस का निर्माण हो। जलीय विलयन में अम्ल क्षारक का क्या होता है? एक क्रियाकलाप 2.9 में दिया हुआ है। एक स्वच्छ एवं सूक्ष्म परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए तथा चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कीजिए। देख लीजिए पिक्चर में क्या क्या दिया हुआ है। एक परख नली पकड़ने वाला चिमटा रखना है, परख नली सोडियम क्लोराइड रखना है, कैल्शियम क्लोराइड वाली निरक्षक नली रखना है, परख नली पकड़ने वाली चिमटा रखना है, और निकास नली कॉर्क, ये सब का यूज करना है। ठीक है, तो परख नली में कुछ मात्रा में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आपने क्या परीक्षण किया? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस की एक सूखी और नम लिटमस के पत्र के द्वारा जांच कीजिए। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सूक्ष्म HCl गैस, HCl विलयन। अब अध्यापकों के लिए निर्देश है, यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली सूक्ष्म नली से गैस प्रवाहित करना होगा। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या क्या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए। हमने देखा है कि अम्ल जल में H3O+ और H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखिए किस क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। ठीक है, किस क्षारक को, ये सब क्षारक के पिक्चर दिए हुए हैं। आप जल घोलने पर क्या होता है ये देखिए। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH- उत्पन्न करता है। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। अब यहाँ पॉइंट बनता है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है। प्राकृतिक संक्षारक होती है, इन्हें कभी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब तक हम ये जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल H+ और सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। अतः हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जो पिक्चर में आप दिख रहे हैं। अब क्रियाकलाप 2.10 है, तो वो आप कीजिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया
अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में शांत नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। असांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण जो है आश्रित होकर बाहर आ सकता है, आप जल सकते हैं। अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के साथ पर ध्यान दीजिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पे आयन की सांद्रता H3O+ और OH- प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। जब हम जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। अब है अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल और क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक जो होता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि सार्वत्रिक सूचक जो होता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए केवल एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है। पुशांस जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 मतलब 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोनियम आयन, ये समझ में गए। अगर किसी का पीएच अगर कम होगा तो समझिएगा उसमें हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है ना अधिक है, इस वजह से कम हो। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो ये अम्लीय विलयन होगा। ये पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है वह विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। समानता पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो आप देख लीजिए, एक ऐसा हम लोग बना सकते हैं कि इसमें किसका पत्र का रंग क्या होता है, लगभग पीएच मान और उसकी प्रकृति कैसी होती है हम बना सकते हैं। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन यानी जल में क्रमशः H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दुर्बल और प्रबल क्षारक क्या होते हैं? अब है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच पारास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों का जीना रहना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आप जानते जरूर पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में ना ये सब चीजें बहुत पूछती हैं। क्या आप जानते हैं शुक्र यानी वेनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है? क्या आपको लगता है किस ग्रह पर जीवन संभव है? आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है, ये सवाल आता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्रित कीजिए और
और क्रियाकला 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर ध्यान दीजिए कि जहाँ से मिट्टी ले रहे वहाँ कौन से पौधे उपज रहे हैं। यानी क्या कर रहा है कि 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए। 1.12 ये देख लीजिए 2.1 इसमें क्या कह रहा है कि एक परखनली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए, इसमें 5 ml जल मिलाइए, परखनली की सामग्री को हिलाइए, सामग्रियों को छानिए, परखनली में निस्यंद एकत्रित कीजिए, सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंद के पीएच की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में पौधे के विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संबंध में आपको क्या निष्कर्ष निकाला, ये सब है। अगला पॉइंट है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। यह अत्यंत ही रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर मुंह दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। ये कह रहा है मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इसको हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप भी बोलते हैं, से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जो जल में नहीं घुलता है। लेकिन मुंह के पीएच का मान जब 5.5 से कम हो देता है तो यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इसमें बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। अब है कि पशुओं एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। ठीक है, क्या आप कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अम्ल अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है, और नेटल के डंक वाले बाल मेथोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलने वाले दर्द का अनुभव होता है। अब आता है कि क्या आप जानते हैं नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगल में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द महसूस होता है। इन बालों से मेथोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पे इसका इलाज डंक वाले स्थान पे डार्क पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डार्क पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप सब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ पर चढ़ते हुए गलती से निडल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पे प्रभावी हो? देख लीजिए कुछ प्राकृतिक अम्ल है। ये इसका सोर्स है प्राकृतिक सोर्स सिरका। इससे क्या अम्ल मिलता है? एसिटिक अम्ल। यानी अम्ल जो होता है एसिटिक अम्ल वो सिरका से प्राप्त होता है। और ये इसका इसका खट्टा दूध से भी मिलता है। ये एक सेकेंड सॉरी, जो सिरका होता है उससे स्टिक अम्ल मिलता है। संतरा से सिट्रिक अम्ल, इमली से टार्टरिक अम्ल, और टमाटर से ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टा दूध से लेटिक अम्ल, नींबू से सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक से मेथोनिक अम्ल, नेडल के डंक से मेथोनिक अम्ल। ठीक है, तो जितना भी डंक वाला है मेथोनिक अम्ल याद कर लीजिएगा। और सिट्रिक अम्ल वाला जो होता है खट्टा जितना होता है उससे सिट्रिक अम्ल होता है। इमली टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल होता है, खट्टा दूध भी टार्टरेटिक अम्ल होता है। इसमें कुछ सवाल है, आप देख लीजिएगा। चलिए, अब है क्वेश्चन प्रबल नहीं कंसेप्ट है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है, ये उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है, तो ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, तो ये क्षारकीय होते हैं। अब है अगला पॉइंट साधारण नमक से रसायन। ठीक है,
आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या फिर से सुनिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इस लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। समुद्र जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवणों का निक्षेप प्राप्त होता है। बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज लवण भी खनिज नमक कहा जाता है। यह खनिज नमक जब तब बने जब युगों के व्यक्तित्व होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया होगा। खनिज नमक का खनन एक कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में सुना होगा। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक था। अब अगला पॉइंट है साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए हम देखते हैं कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार होते हैं। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीन उत्पाद उपयोगी है। चित्र 2.8 इन उत्पादों के विभिन्न उपयोग को दर्शाता है, देख लीजिए। नमक का घोल क्या होता है कि धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन, अपमार्जक, कागज बनाने के लिए सबका योग होता है। ठीक है, तो ये सब चीज आप पढ़ लीजिए। अब विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मजा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए होता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसके लिए होता है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को सिकता से पकाने के लिए किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घर में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग यानी बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जो कि बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है। इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। अब पढ़ते हैं धोने का सोडा। Na2CO3.10H2O इन धोने का सोडा का फॉर्मूला होता है। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। 10H2O क्या दर्शाता है? क्या यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? हम इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रिया के लिए उपयोगी रसायन है। धोने के सोडे का उपयोग क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यूवी के निर्माण में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ये सब आप देख सकते हैं कि क्रियाकलाप है। क्या लवण की क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है? ये देखिए पिक्चर 2.9 में क्रिस्टल का जल हटाने का प्रक्रिया है, कैसे हटा रहे हैं। देखिए शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टल का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये जल हट जाता है, लवणों का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O होता है। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3.10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? जिप्सम एक लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ें प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमिट हाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह जिप्सम बनकर कठोर ठोस प्रदान करता है। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होगा? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल की एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट के सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, ये हम पता कर सकते हैं। ये सब प्रश्न आप देख लीजिए और इस चैप्टर में आपने क्या सीखा इसके बारे में कॉन्सेप्ट है और ये सवाल है, देख लीजिए। तो पहले हम लोग लाइन से एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट, विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में OH- आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और संगत लवण का निर्माण होता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एवं धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु से निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच पीएच स्केल के उपयोग से की जा सकती है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होता है। एक उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है जबकि अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम एवं क्षारकीय विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया पीएच की एक इष्टतम सीमा में होती है। सांद्र अम्ल एवं या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन उद्योगों में लवण के कई उपयोग हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा चैप्टर कवर किया है और ये कुछ सवाल है, आप देख लो। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर इसके साथ खत्म होता है और उम्मीद करते हैं कि आपने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा होगा।